नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई। अपन एक दो इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। जो पहला टॉपिक है, आर्टिकल आए हैं, वह चुनाव आयोग से कुछ सीधे सवाल किए गए हैं। आर्टिकल लेखक के द्वारा चिंता जताइए कि आपने कुछ स्टेप उठाए, वो अपन देखेंगे कौन से स्टेप है, कहाँ पे। दूसरा, ये अपना आर्टिकल पेपर 3 में आता है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग के जो संस्था है उसके अंदर। और 4th पेपर आए तब उसमें इस तरह की बातें लिख सकते हैं। दूसरा है मैनेजमेंट का टॉपिक, अपन पैरेलल चल के लेकर चल रहे हैं। और कल एक तो आप विपणन मार्केटिंग के बारे में परिभाषा विशेषता है, और 4PS मतलब उत्पाद, प्राइस, पैलेस और प्रमोशन की बातें कल अपन पढ़ी थी। आज अपन उसके संदर्भ में पढ़ेंगे अगले कड़ी में आपूर्ति श्रृंखला, SCM मतलब एक इसके जो सिस्टमेटिक एक श्रृंखला है प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए, उसके संदर्भ में क्या बात करें अपन बेसिक से पढ़ेंगे। अपन चलते हैं आर्टिकल के ऊपर, क्या कह रहे हैं लेखक, क्या कह रहे हैं। अभी हाल ही में क्या ये सवालों में इसलिए आया, कारण है कि अभी बिहार के जो इलेक्शन चुनाव है कुछ टाइम बाद, उसमें क्या है कि 31 दिन के अंतर्गत या कोई टाइम लाइन गाइडलाइन जारी की है, उसके अंदर उसको अपना मतदाता को वोटर लिस्ट की पहचान करनी होगी, खुद को सत्यापित साबित करना पड़ेगा, हम यहाँ के बाहर से नहीं, अवैध रूप से नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, क्या भारत के लोकसभा चुनाव से पहले लोग इस तरह काम नहीं करना था? अभी क्यों किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं है उस लोकतंत्र की आड़ में, पारदर्शिता की आड़ में, वो कमज़ोर वर्ग, दलित वर्ग, जो वोट बैंक, बीजेपी का जो सरकार वोट बैंक नहीं है परंपरागत रूप से, उनको बाहर करने की मंशा तो नहीं है? इस तरह लेखक ने चिंता जताई है कि ऐसा क्यों किया गया है। अब बात की जाए तो 2024 के अंदर जब ये महाराष्ट्र में जो चुनाव था, उस समय मजदूर अवैध प्रवासी के नाम पे ये वोटर लिस्ट जारी की थी, तो काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया था। दूसरा, 2025 में दिल्ली में चुनाव हुए थे, तब वोटर लिस्ट अवैध के नाम से बोला कि बाहर से आए हैं, तो उनको अवैध प्रवासी के नाम से बाहर कर दिया। अब बिहार का चुनाव आया तो आपने बोला कि हम वोटर लिस्ट पारदर्शिता सुनिश्चित कीजिए, कौन भारत का नागरिक है, कौन वोटर दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। और ये मतदाता जो सूची हैं, ये हमारा आरपीए जनप्रतिनिधि 1950 के अंतर्गत ये बात की गई, इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी है कि आप वोटर लिस्ट के आधार पे मतदाता सूची को हटा सकते हैं और शामिल कर सकते हैं। बात ये है कि अभी इलेक्शन कमीशन अभी क्यों जागा। लेखक चिंता जता रहा है कि अभी क्यों जागा, क्योंकि राजनीति के नाम पे नौकरशाही को यूज किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेट को। तो अपन पढ़ते हैं कि बिहार में मतदाता सूची गड़बड़ियां चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। कारण, अब देखो, जब अपना आरपीए 1950 में ये अथॉरिटी है कि भी चुनाव के मतदाता सूची को शामिल करने का प्रावधान है कि नहीं, तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लो, दिल्ली का ले लो और बिहार का ले लो, और तीनों को चुनाव से पहले ये कर रहे हैं। जबकि ये लोकसभा चुनाव में अगर पूरा भारत में होता तो बढ़िया रहता। सबसे बड़ा संकट है कि बिहार के अंदर 8 करोड़ के आसपास जो वोटर बैंक है, उनमें से ये माना गया है कि 31 दिन में साबित करना, क्या करना, 31 दिन में ये बात साबित करना कि भाई आपको वोटर जो वोट देने जाएंगे, आपको जन्म प्रमाण पत्र हमें दिखाना पड़ेगा। और ये आपको पता है कि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा भारत के बाहर लोग रहते हैं। अगर वो वोटर 31 दिन में कैसे करेंगे, वो बाहर रहते हैं, तो उनका आइडेंटिटी प्रूफ आज भी देख लो, भारत के अंदर 40% लोग के पास जन्म प्रमाण पत्र आज भी नहीं है। क्यों? कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं पढ़े हुए, क्योंकि मजदूरी करने बाहर चले जाते थे। अगर उस सिलसिले की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है ना, बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे ना। इसी के सिलसिले में ये बात की जाती है कि भाई आप सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। दूसरा, अपन बात करें कर्नाटक के, एक एग्जाम्पल ली जाए, अबू साले शरीफ द्वारा एक कर्नाटक में एग्जाम्पल से सर्वे किया था, तो उनमें से ये माना गया कि 20% लोग वयस्क मतदाता, कितने, 20% वयस्क मतदाता मुस्लिम मतदाता सूची से गायब थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम एक पक्ष को ही बाहर किया जाएगा, क्योंकि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र साबित करना कठिन है। अभी एक डाटा है मानव विकास सूचकांक के आधार पर, SC के पास जन्म प्रमाण पत्र 20% है, एस और OBC के पास 25% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र हैं, बाकी के पास तो नहीं है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के पास तो 5 से 6% भी नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जन्म प्रमाण पत्र के नाम पे एक पक्ष को वोट के बाहर की जाए, तो ये लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरा है। इसी के सिलसिले में ये एक बहस चल रही है कि भाई ये इलेक्शन कमीशन को इस तरह
रवैया दिखाता कुछ और ही है। अब बिहार में 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद हो रहा है आरोप क्या केवल बिहार में टारगेट किया है या कि भाई महाराष्ट्र में 2024 में 25 में इलेक्शन दिल्ली में भी हुए तब भी किया था। अब 1.32 करोड़ नामों की समीक्षा की गई जिसमें से 70.70 लाख लोगों को मतदाता सूची नोटिस को जारी कर दिया, 19 लाख को नाम हटा दिए। ये भी प्रक्रिया चल रही है वहाँ पे। और 31 दिन में टोटल 8 करोड़ वोट बैंक है, उनमें से अगर 40% की बात की जाए तो 59% की बात की जाए तो 40% से कम वोटर हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मान लो 2001 और 2005 में जन्म हुआ तो वो अभी वर्तमान में वोट बैंक में शामिल होगा, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र साबित करना कठिन होगा ना, बहुत ही ये कठिन काम है। जैसे एग्जाम्पल एनआरसी का ले लो आप, असम में जब यही प्रमाण पत्र लेके आए थे भाई अवैध घुसपैठ आ रहे तो आपको जन्म प्रमाण पत्र साबित करना पड़ेगा हम यहाँ के हैं कि बाहर के हैं। लेकिन उनमें से आपको पता होगा 40 लाख हिंदू को बाहर करने में लिस्ट बनी, तब वो विवाद बड़ा खड़ा हुआ, नहीं तो एक पक्ष भी होता। तो इसी सिलसिले में कड़ी में आगे चलते चलते अपन एक स्टेप बाय स्टेप की बात की जाए तो ये बहुत बड़ा गलत बताया जा रहा है। अब आगे चलते हैं कि मतदाता सूची को पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शिता क्यों नहीं है। बात भी सही है कि भाई विपक्ष का आरोप लगाया है कि माइनॉरिटी और दलित कमजोर वर्ग मतदाता सूची से बाहर करने के लिए की जा रही है। सवाल ये है कि लोकसभा जब अक्सर था उस समय क्यों नहीं किया गया। दूसरा आरोप यह है कि चुनाव आयोग की बैठक में सिर्फ 2 प्रतिनिधि क्यों बुलाए गए, ये विपक्ष ने लगाया। भाई इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो 2 ही प्रतिनिधि क्यों बुलाया गया। तीसरा आरोप यही है क्या संदिग्ध वोटरों को रोकने की आड़ में लोकतंत्र प्रक्रिया पर असर डालने वाली बात तो नहीं है। बात भी सही है, सवाल तो गंभीर है। अब इसी के सिलसिले में अपन ये आरोप लगाए, लेकिन अपन पढ़ते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। जैसे मान लो एक सर्वे है नेशनल हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा 2001 से 2001 2.8% बच्चे जन्मे उनके पास जन्म प्रमाण पत्र है, उसके बाद उसके अलावा है ही नहीं, है ना। तो ये बड़ी समस्या है। आज भी घरों में बच्चे जन्म नहीं होता है, पहले होते थे तो उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। आज हॉस्पिटलों में बच्चों को जन्म होने के लिए लोग जाते हैं हर बात में। अब ज़्यादातर 99% अब घरों में डिलीवरी नहीं होते हैं। अपन उसी के सिलसिले में आर्टिकल डिस्कस करते हैं। क्या ये काम आसान है? बहुत कठिन है। एक तो कम टाइम में सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपको 31 दिन में कैसे साबित करोगे। दूसरी बात है टोटल 8 करोड़ में से 2 करोड़ लोग मजदूर बाहर रहते हैं, वो अपनी नागरिकता साबित कैसे करेंगे कि मतदाता सूची में हम शामिल थे कि नहीं थे, है ना। तीसरा पक्ष है कि आपको प्रतिनिधि 2 ही क्यों बुलाए, अगर आपको काम करना होता तो लोकसभा में ही करना था, अभी क्यों किया। चौथा पॉइंट ये है। तो इसी तरह भी सवाल दागे आर्टिकल के द्वारा। तो अपन बेसिक पढ़ते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो हैं उसके पास अधिकार है, 2 अधिकार हैं। एक तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की बात की जाए तो उसमें ये कहा गया है कि भारत संसद राज्य विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया की विनियमित रेगुलेट, है ना, चुनाव अयोग्यता डिस्क्वालीफाई, चुनाव अपराध की श्रेणी में और चुनाव याचिकाओं को सुनवाई करने का प्रावधान। आपको ये 4 कीवर्ड याद रखना, रेगुलेट करना, एक तो चुनाव डिस्क्वालिफिकेशन करना और चुनावी अपराध और चुनावी याचिका संबंधी प्रावधान को निर्धारित करना। आगे चलते हैं कि मुख्य प्रावधान इसका ये ले पहले। ये अगर आर्टिकल आरपी है मतलब जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की संदर्भ में बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन की भूमिका यही है चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना, मतदाता सूची का संधारण करना, रेगुलेट करना और धारा 15 से 25 तक जो इसके अंतर्गत है उनके बारे में जानकारी लेना। चुनाव आचार संहिता की निगरानी, चुनाव निष्पक्ष रहे इसके लिए निगरानी रखता है। चुनावी अपराधों पर कार्रवाई जैसे धनबल, बाहुबल, सांप्रदायिक भाषण आदि रिपोर्टिंग व एफआईआर करता है। अयोग्यता के बाद निर्णय हेतु राष्ट्रपति को सलाह देना धारा 8, 9, 10, 11 के अंतर्गत अयोग्यता मामला में रिपोर्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है कि चुनाव प्रक्रिया संचालन, मतदाता सूची का संधारण करना, चुनाव आचार संहिता का निगरानी, जो कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन की जो घोषणा होती है उस दिन से लेकर लास्ट बूथ तक चुनाव होता है ना, लास्ट चरण तक, तब तक ये आचार संहिता लागू होती है। चुनाव अपराध मतलब जैसे कोई मान लो कोर्ट के अंदर 2 साल की सजा होगी तो वो 6 साल तक चुनाव आयोग चुनाव में नहीं लड़ सकता। जैसे राहुल गांधी पे आपने देखा था, है ना। तो उस तरह ये निगरानी रखता है। अयोग्यता निर्णय राष्ट्रपति को सलाह देना, है ना। हाँ, धारा 8, 9, 10, 11 के अंतर्गत ये बातें लिखी गई है। दूसरा जनप्रतिनिधि अधिनियम कानून है आरपीए मतलब 1950 की बात की जा रही है, जिसके अंदर डिलिमिटेशन बात की जा रही है निर्वाचन क्षेत्र। जैसे अभी होगा 2026 के
तब ये डिलिमिटेशन की बात क्या है, जैसे मान लो पहले जनसंख्या यहाँ पे 5% थी, अब यहाँ बढ़ के मान लो 10% हो गई या 20% हो गई, तो यहाँ पे संसदीय क्षेत्र बढ़ाएगा, नया विधानसभा क्षेत्र होगा, है ना, उसको बोलते हैं डिलिमिटेशन निर्वाचन क्षेत्र। ये चुनाव आयोग के द्वारा ही जो न्यायपालिका के मिल के करते हैं। मतदाता सूची का निर्माण की बात की जाए, योग्यता मतदाता सूची तैयार करना 18 वर्ष की आयु से किनका काम है, ये मुख्य प्रावधान किसमें है, RPA 1950 और 1951 में आपको 5 नंबर क्वेश्चन आए, तो इस तरफ आपको कंपेयर करके पढ़ना है। मतदाता की पात्रता की बात की जाए, मतदाता सूची निर्माण की बात की जाए तो 18+ आयु होनी चाहिए और वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। कोई ऐसा मापदंड तय नहीं करना होता है जो संसद के कानून के बाहर रह किया है। अयोग्यता की बात की जाए तो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में व्यक्ति को मतदान से वंचित किया जा सकता है, जैसे अपराधी, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, राहुल गांधी को भी क्रिमिनल में घोषित करके सजा दिला दी थी, लेकिन फिर वो न्यायालय ने वापस हटा दी। पागलपन आदि जैसे लक्षण होते तो अयोग्यता की जाएगी। चुनाव सूची के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया, नाम जोड़ने हटाने की ये जो शक्तियाँ है ये चुनाव आयोग के पास RPA जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के तहत है। 1951 में आपको पता ही है, चुनाव प्रक्रिया संचालन करना, मतदाता सूची जो 1925 में बनी उनका रेगुलेट करना, चुनाव आचार संहिता है, चुनाव अपराधों कार्रवाई जैसे दंबल, बाहुबल, सांप्रदायिक भाषण, वहाँ पे ये ध्यान दिया जाता है, ये कार्रवाई करते हैं। अयोग्यता निर्णय धारा 8, 9, 10, ये जो मोटी मोटी आपको ये विशेष है आपको याद रखने हैं। अब ये कहता है कि भाई इसलिए की जाती है, ये जो महाराष्ट्र में, दिल्ली में अभी देखने को मिला, नहीं इतने सालों बाद, लंबे अरसों बाद देखने को मिला कि भाई चुनाव आयोग से पहले, चुनाव से पहले इस तरह ये वोटर लिस्ट तैयार करते हैं कि कौन देगा कौन नहीं देगा। उसी पे विश्लेषण किया जाता है कि भाई लेखक कहता है क्यों किया जाता है। तो सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतदाता सूची की सफाई की डुप्लीकेट और बोगस वोट नहीं आए इसलिए करते हैं ताकि लोकतंत्र को खतरा पैदा नहीं हो, सही लोगों को सुना जाए, सही प्रतिनिधि को सुना जाए, है ना। चुनाव की विश्वसनीयता व पारदर्शिता को बढ़ाता है, जिसका मकसद है कि डिजिटल AI आधारित तकनीकों लोकतंत्र को मजबूत करता है। इसी के आधार पर ये बात की जाती है कि सकारात्मक और विपक्ष की बात की जाती है। आलोचनात्मक बात की जाए तो सिर्फ एक राज्य सेनात्मक कार्रवाई करना, भेदभावपूर्ण लगता, सूचना जवाबदेही कमी करना लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित करता है। तीसरा पॉइंट ये है कि नकारात्मक बात, आलोचना की बात की जाए तो राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, जो इलेक्शन कमीशन की साख पर ये बात करते हैं, जिसका मकसद यही रहता है कि क्या क्या जाए। तो अपन इस तरह ये पर्सन पढ़े, जो आगे जो बेसिक और पढ़ते हैं जिसका काम ये है। अब आगे चलते हैं कि भाई न्यायपालिका ने इस तरह पे सवाल उठाए हैं, है ना, इलेक्शन कमीशन पे कि भाई आप कौन कौन से केस में बढ़ाएं। जैसे मंजू देवी बनाम भारत निर्वाचन आयोग 2023 का है। कौन सा? मंजू देवी बनाम भारत निर्वाचन आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की मतदाता सूची पारदर्शिता प्रक्रिया निष्पक्षता सुनिश्चित होनी चाहिए। ये नहीं होने चाहिए आपको 31 दिन में बोल दिया, बाहर मजदूर बैठे उनको समय देंगे नहीं देंगे, क्या वो लूप होल है ना। जन्म प्रमाण पत्र किसी के पास मिलता नहीं है। अभी जैसे वर्तमान में ये सोचा जा रहा है, उस पर पिटीशन चल रही है कि आधार कार्ड से लिंकेज करके वोटर लिस्ट बनाना, तो ये तो प्राइवेसी हो गई पूरी। आधार कार्ड कोई वेल प्रूफ नहीं है ना, आपकी सभी जगह डाटा है ना। तो इस तरह ये सवाल खड़े किए हैं। पीयूष वर्मा बनाम भारत सरकार 2024 में कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि नाम विलोपन से पहले अंतिम अवसर को उचित सूचना देना जरूरी है। मतलब कोई मान लो रमेश नाम का कोई बंदा है, उसको वोटर ID हटाने से पहले उनको अंतिम अवसर देना बहुत ज़रूरी है। वो अपनी प्रक्रिया कोर्ट या आपके इलेक्शन कमीशन के सामने या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी सुनवाई करने या पक्ष रखने का अधिकार होगा। तो आपको ये दो याद रखना और सकारात्मक नकारात्मक याद रखना कि इलेक्शन कमीशन इस तरह काम करने से क्या आलोचना होती है, क्या बेनिफिट होता है। अब आगे चलते हैं। तो अपन बेसिक पढ़ते हैं कि इलेक्शन कमीशन, तो अपन ये आज का आर्टिकल पढ़ा, बेसिक पढ़ते हैं। आर्टिकल 323 में भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत 323 कब है? आर्टिकल 323 के अंदर ये शक्तियाँ दिए रखा है इलेक्शन कमीशन को नियुक्ति करना है, 324 के अंदर। तो ये आपको याद रखना नियुक्ति के समय। निर्वाचन आयोग, अब 324 की याद रखना। ये अनुच्छेद आयोग की निर्वाचन की निगरानी, दिशा, नियंत्रण और रेगुलेट जो शक्तियाँ है
किसके पास? इलेक्शन कमीशन के पास। जो आरपीए 1950, आरपीए 1951 के तहत मैंने जो बताया वो शक्तियाँ आपको लिखनी है। अब स्ट्रक्चर की बात की जाए कि संरचना, किसकी बात की जाए कि संरचना की बात की जाए कि संरचना क्या कह रही है? संरचना ये कह रहा है कि भाई कितने लोग होंगे। 1950 में जब बना था, ये कब बना था? 1950 के अंदर, तब एक सदस्य था। उसके बाद ये बना तो सदस्यों की संख्या 1993 के समय 2 सदस्य बना दिया। अब ये 1+2 मतलब एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होगा, पावर तीनों को बराबर रहेगा, हटाने की प्रक्रिया तीनों की बराबर रहेगा, और ये नियुक्ति की प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं। कौन? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब ये इलेक्शन कमीशन की जो राष्ट्रपति नियुक्ति होती है, इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति की द्वारा नियुक्ति होती है। अब इसकी कार्यकाल की वेतन या स्वतंत्रता की बात किया, आपको अगर प्रश्न आया कि 5 नंबर में कि भाई इलेक्शन कमीशन की जो स्वतंत्रता पावर है वो क्यों स्वायत्त नियंत्रण क्या है, वो इतना शक्तिशाली किस आधार पे, उसको कैसे स्वतंत्र किया जाएगा, है ना? तो 3-4 पॉइंट याद रखना। एक तो वेतन, जो कार्यकाल पद पे बैठने के बाद उसको वेतन कम नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन का। दूसरा है कि इलेक्शन कमीशन की जो पावर है 6 वर्ष और कार्यकाल रहेगा, और 65 वर्ष तक वो अपने अध्यक्ष के या सदस्य के पद पे वो रहेगा। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि क्या ऐसा काम है जिसको लेकर स्वतंत्र रहता है, जैसे कि उनको हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया जैसा का प्रयोग होता है, तभी उनको जो उनकी जो शक्ति है वो इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सकते हैं। वरना तो राजनीतिक दबाव में आके, किसी के दबाव में आके वो वोटर को लुभा सकता है या एक पक्ष में चुनाव करवाने की अपील कार्य कर सकता है, ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिससे विपक्ष खत्म हो सकता है। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो स्वतंत्र शक्तियाँ दी रखी, ताकि इसके दबाव में आके उसको कोई नहीं हटा सकता, कोई वेतन कम नहीं कर सकता है ना, और महाभियोग प्रक्रिया से हटाना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो हटाया जाता है उसी बेस पे हटाया जाता है। अब इनका कार्य है, जो अपन कार्य समझते हैं कि कार्यकाल क्या है इनका कार्य, कि पहला है कि एक तो चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करता है। किसकी घोषणा करना? किसकी? चुनाव जो कार्यकाल है उसकी घोषणा करता भी कितने समय में कार्यकाल, जैसे 5 वर्ष पूरा होने से पहले वो चुनाव करवाते हैं, ताकि 5वें वर्ष जैसे ही पूरा होता है तो उनको वापस सिरे से कार्यकाल शुरू करना होता है। अब जैसे लोकसभा चुनाव 7 चरणों में पूरा किया, ये तो क्या घोषणा करता है। राजनीतिक दलों की मान्यता का चुनाव सीन आवंटन, आपको पता होगा राज्य और जैसे आम आदमी पार्टी है, आरएलपी है, इनको जो चुनाव सीन देता है वो कौन देता है? वो देता है चुनाव आयोग के द्वारा। जैसे 2022 में शिवसेना टूटने के बाद, 2022 का आपको पता है, शिवसेना जो टूटने के बाद धनुष बाण चिन्ह सील किया, और एक गुट को शिवसेना, दूसरे गुट को शिवसेना शिंदे, उद्धव और शिंदे, सिंह को नाम से नया चिन्ह किया। भाई एक उद्धव गुट हो गया और एक हो गया शिंदे गुट, दोनों को चिन्ह दिया। आचार संहिता की बात की जाए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, के चुनाव के दौरान आयोग सरकारी मशीनरी दुरुपयोग, घोषणाएं, भाषणों की निगरानी रखता है। तो ये आपको याद रखना। 2019 में लोकसभा चुनाव में आयोग प्रधानमंत्री ने बालाकोट एयर स्ट्राइक चुनाव जिक्र का संज्ञान लिया और चेतावनी दी। कई नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए तो जिसमें प्रतिबंध लगाए। तो ये कहते हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन जैसे रोकने के काम करते हैं। चौथा कार्य करता है, चुनाव सुधारों की सिफारिश करता है। आयोग समय समय पर संसद चुनाव सुधारों को सुझाव देता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा के लिए रिपोर्ट भेजी है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी जनता को देना अनिवार्य करने की सिफारिश की। 5वें पॉइंट की बात की जाए तो ये मतदाता सूची तैयार करना और उसको हटाना, जो अभी आप आज के बिहार के लेखक द्वारा चिंता जताई कि बिहार में ऐसा हो रहा है। 6वां पॉइंट आपको लिखना हो तो चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का कार्य किसका है? ये है चुनाव आयोग के द्वारा। अब चेतावनी दे रहे, चुनौतियाँ क्या है? इलेक्शन कमीशन के पास भी चुनौतियाँ है, वो क्या क्या होती है वो अपन पढ़ते हैं। जैसे चुनाव आयोग धनबल बाहुबल, है ना, इतना होता है कि उनका रेगुलेट करना बहुत कठिन होता है। फर्जी मतदाता बोगस का वोटर अभी जो कह रहे हैं वो निकालना बहुत कठिन है। सामाजिक मीडिया और फेक न्यूज़ को चुनौती सोशल मीडिया पे है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल बार बार उठता है, जैसे आज उठ रहे कि लोकसभा चुनाव से पहले कहाँ गए थे, आज आप जाग गए, दिल्ली में करके देख लिया, महाराष्ट्र में देख लिया, कितने लोगों आपने बेबुनियाद बेतर्क के आधार पर बाहर किया। वैज्ञानिक आधार होता नहीं है इसमें, है। अब जन्म यहीं हुआ, उसके पास नहीं मिलती है, कहीं बाढ़ आ गई, बाढ़ में डॉक्यूमेंट बह गए, अब वो कहाँ से लाएगा जनरल प्रभाव तरह।
बात वो नहीं है, बात ये है कि भाई आप किस आधार वैज्ञानिक आधार अपनाएं ताकि आपको लगे कि ये वोटर बैंक फेक है। इस आधार पे लेखक ने चिंता जताई। तो अपन इस टॉपिक को पढ़ा है, इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरा पढ़ा है, बेसिक पढ़ा है, तो आपको याद रखना है और इस तरह जो करंट अफेयर के साथ अपडेट रहना, जिससे आपका एग्जाम्पल पे बेस्ट लिखने में अवसर मिलेगा। तो उसी के आधार पर बात की जा रही है। अब अपन पढ़ते हैं मैनेजमेंट प्रबंधन की बात की जाए कि मैनेजमेंट प्रबंधन के बारे में अपन टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है, देखो ये एक कच्चे माल के अंतिम उत्पाद में बदलना, उस उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंच करना, इसके पूर्व प्रवाह को कुशलतापूर्वक और लागत प्रभावी ढंग से संचालित करना। मतलब वस्तु सेवा सूचनाओं का प्रवाह कच्चे माल से लेकर अंतिम उपभोक्ता व्यवस्था करना। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है। क्या है, एक मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री की बात की जाए तो उसी के संदर्भ में ये बात हो रही है। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की बात की जाए तो मान लीजिए कोई पार्ले जी बिस्किट बनाने वाली कंपनी है। क्या है, कंपनी है, तो जिसके अंदर गेहूँ, चीनी, दूध, पाउडर, तेल आदि की खरीद बिक्री विभिन्न स्थानों पर की जाती है। तो कच्चा माल आपूर्तिकर्ताओं से फैक्ट्री तक पहुँचाना जाता है, जैसे निर्माण करना, उसके बाद पैकेजिंग करना, उसके बाद क्या है, परिवहन का वितरण करना, उसके बाद खुदरा विक्रेता का पहुँच करना और ग्राहक सेवा का फीडबैक करना। आप समझे नहीं कि मान लो कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, पहले कच्चे माल उठाए, कौन सा, गेहूँ, दूध, पाउडर, तेल है। अब इसने आगे जाके क्या किया, निर्माण किया, प्लांट बना, फैक्ट्री में जाकर बिस्किट बनाया जाता है। फिर उसका पैकेजिंग किया, फिर उसका भंडारण पैकेजिंग दोनों किए, फिर उसका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंटर खोले, है ना। फिर उसका ना खुदरा विक्रेता को पहुंचाया और ग्राहक सेवा को फीडबैक लिए कि भी आपको कैसा लगा। तो ये आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है। तो आपको ये इस तरह याद रखना, मतलब कच्चे माल से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने वस्तु सेवा को प्रवाह को योजना नियंत्रण समन्वय को ही क्या बोलते हैं, आपूर्ति श्रृंखला, मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें उत्पाद भंडारण, परिवहन, वितरण आदि इसके कच्चे माल की खरीद से लेकर उत्पाद तक उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता को उपभोक्ता शामिल है। उद्देश्य की बात की जाए कि भाई उद्देश्य क्या है ना, उद्देश्य की बात की जाए तो उद्देश्य क्या है कि भाई लागत कम करना। भाई मैं जब इस तरह काम कर रहा हूँ लागत कम ही करूँगा। एक ट्रक दिल्ली से डायरेक्ट आ रहा था, लेकिन बीच में अलवर के आसपास एनसीआर में एक गोदाम बनाया, अब यहाँ तक वो सेंध रही, ये फिर आगे पहुँचे तो जल्दी सप्लाई होगी, यहाँ आके स्टॉक कर रहा। नहीं तो अगर सप्लाई खत्म हो गई डायरेक्ट आना पड़ता, मुश्किल होता, 3 दिन लगते। तो क्या अगर जगह जगह सेंटर खोले, ग्राहक को जोड़ा, ग्राहक को सहूलियत के अनुसार कार्य किया, तो क्या होगा, लागत कम करना, कंपनी को भी लागत कम और मुझे भी डिलीवरी करने का समय कम लगा और गुणवत्ता बनाए रखा है, प्रतिस्पर्धा और लाभ, ग्राहक जैसे संतुष्टि, ब्रांड को विश्वास रखा। चैलेंज की बात की जाए भाई कच्चे माल की उपलब्धता, परिवहन की समस्या। अब मान लो बारिश का मौसम है, अब कनेक्टिविटी कैसे करें, हैं। अब मान लो किसान को आलू से प्याज बनाते हैं, किसान आलू से चिप्स बनाते हैं। अब मान लो किसान के पास उत्पादन करने के आलू की फसल हो ही नहीं अच्छी, बारिश से ख़राब हो गई, तो अब कैसे सुनती होगी। डिजिटल ट्रैकिंग, मान लो बीच में जो फर्जी फ्रॉड होता है, कोई ट्रक भेजा है, बीच में से माल मिसा के बिचौलिए को बेच दिया ड्राइवर ने, अब उसको रोके कैसे, तो उसके रोकने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग जैसी सिस्टम है। वैश्विक आपूर्ति की बाधाएं, जैसे कोविड-19 जैसे महामारी आए, लॉकडाउन लग जाए, उस समय कैसे पहुंचाया जाए, वो बड़ा समस्या है, वही ना। अब ये इस तरह अपन पढ़ते आगे एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या अमूल दूध गांव से इकट्ठा होकर प्रोसेसिंग प्लांट, फिर वेयर हाउस, उसके बाद दुकानों के अंत तक पहुंचाया। अमेजॉन उत्पादन के ऑर्डर से लेकर ग्राहक तक डिलीवरी हर स्तर पर एससीएम मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट लागू होता है। जोमेटो की बात की जाए, भोजन ऑर्डर से लेकर ग्राहक तक डिलीवरी पूरी श्रृंखला है। आईटीसी शॉपल किसानों से सीधा खरीद कर लागत कमी, गुणवत्ता में वृद्धि कर। तो आपको याद रखना अमूल, अमेजन, जोमेटो जैसे एग्जाम्पल याद करके आप अपना आपूर्ति श्रृंखला के बेस्ट एग्जाम्पल, परिभाषा, उद्देश्य और चुनौती आप मैंने आपको सारा पढ़ाया। अब इस प्रश्न घुमा के पूछे तब भी आपको बोले, आलोचना बोले तब भी आपको लिखना है, महत्व लिखे तब भी लिखना है, कच्चे माल की उपलब्धता की क्या चुनौती है वो भी लिखना, परिवहन की समस्या के बारे में एक कीवर्ड ले 2 नंबर पूछे तब भी लिखना। तो आपको इस तरह पढ़ा, अपन डेली बेसिस पे इस तरह पढ़ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ।